हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, आई एम श्योर। वीडियो लाइक भी कर दी होगी, चैनल शेयर करते ही हो आप लोग। आई एम 100% श्योर, आप तो मेरे लोग हो। हाँ जी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्जैजरेटेड। ऐसे सोचो, एग्जैजरेट का मतलब कि आपका भाई है, ठीक है। अब भाई बहन के बीच में झगड़ा ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल वाली बात है। उसने आपको ना ऐसे ही मतलब मारो, एक थप्पड़ मार दिया। अब आप घर पे जाके मम्मी को बता रहे हो कि उसने मेरे को ऐसा मारा ना कि मेरा बस दम ही निकलने वाला था। मैं बेहोश हो चुकी थी, इतनी जोर से उसने मारा। तो आप क्या कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी को, मतलब जो हुआ उसको आपने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया। तो आपने अपनी बात को क्या कर दिया, बहुत बड़ा खींच दिया। मतलब जितना था नहीं, उसने थप्पड़ मारा, मान लो मारा उसने। अब आपने कहा जितना इसने मारा ना मेरे को, मैं बेहोश हो जाती। ओ माय गॉड, अब आपने पूरा कहानी बना दी उसकी। हाँ, जैसे वो मुझे याद आ रहा है, बहुत बार ऐसे होता है ना कि कहानी होती है, फिर उसको भाई एड ऑन एड ऑन, मतलब फैब्रिकेट नहीं कर रहे हम, उसमें झूठ नहीं बोल रहे, बस उसको थोड़ा और एड ऑन किए जा रहे हैं। तो एग्जैजरेट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, जितना वो हुआ नहीं था उससे ज्यादा आप उस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। सो एग्जैजरेट का मीनिंग समझ में आ गया। Described something as bigger, better, worse or more important than it really is। बस बात यही है। Than it really is मतलब जितनी वो है उससे ज्यादा आप उसको बढ़ा रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर बना रहे हो। अरे मतलब मान लो ऑफिस में आपकी तारीफ हो गई, तो उन्होंने एक जनरल तारीफ की थी, आपने कहा अरे भाई वो मेरे को ऐसे 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 बोल रहे थे, या फिर आपने उसको बहुत खराब कर दिया, मेरे संग तो इससे ज्यादा बुरा हुआ था, ये हुआ था। उसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही आपने बढ़ा दी, जितनी है भी नहीं। तो उसको बोलते हैं एग्जैजरेट करना, मतलब उस चीज को और बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ओवर स्टेट करना, उसी चीज को मैग्नीफाई कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं। इन्फ्लेटेड है ना, ड्रामेटाइज्ड। अरे भाई इतना भी नौटंकी करने की क्या जरूरत है, मतलब आप पूरा ओवर एम्फिसाइज कर रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हैं। ही एग्जैजरेटेड हिज अचीवमेंट्स इन द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में जो हुआ था वो ठीक था, लेकिन अब वो उसी चीज को कुछ ज्यादा ही इंक्रीज करके बता रहा है कि इंटरव्यूअर ने मेरे को ऐसे तारीफ की, उन्होंने कहा ओ माई गॉड, तुम तो हमारी कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं हो, तुम तो इतने बेस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ओ माय गॉड, उसने सिंपल उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया और उसने पूरी कहानी बना दी उसके पीछे। एंड डोंट एग्जैजरेट स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब ये छोटी सी प्रॉब्लम को इतना भी मत बड़ा बनाओ भाई। सो एग्जैजरेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है जैसे कि अगर हम बस एक ही चीज रख लेना अपने दिमाग में, वाइब्रेंट का मतलब हो गया फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरी हुई है वो चीज, है ना। सो जैसे मुंबई हैज अ वाइब्रेंट लाइफ, लाइट नाइट लाइफ। अब आप एक ही वर्ड पकड़ो, बाकी सब छोड़ दो, तो आपको ये शब्द हमेशा याद रहेगा, पॉजिटिव वर्ड होता है। मुंबई हैज अ वाइब्रेंट नाइट लाइफ का मतलब क्या हुआ कि जो मुंबई की जो रातें होती हैं ना, वो फुल ऑफ एनर्जी होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, एक्टिविटीज हो रही होती हैं, है ना। तो वो बोल रहा है एनर्जी से भरी हुई होती है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड फेस्टिवल। हमारे कितने, हमारे वाइब्रेंट कल्चर का मतलब क्या हुआ, डायनामिक है, बहुत सारे हैं, है ना। और पूरी लाइफ से भरे हुए हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। कौन सा ऐसा त्योहार है हम लोगों का जो बोरिंग होता है भाई? ऐसे फेस्टिवल जब आने वाले होते हैं, एक महीना पहले एक्साइटमेंट शुरू हो जाता था, चलो ठीक है अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं। अगर जब हम बच्चे थे तब तो मतलब अभी होली आई है, अब दीपावली का हम वेट कर रहे हैं। तो ये हमारे, ये तो और बहुत हमको पता है ना, मजा आने वाला है। तो हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत वाइब्रेंट होते हैं, लाइफ होती है उनमें, एनर्जी होती है, एक्टिविटीज होती हैं। शी हैज अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी, मतलब फुल ऑफ एनर्जी वाली पर्सनालिटी है उसकी। अब देख लेते। सो फुल ऑफ एनर्जी है वो चीज, पूरी लाइफ है उसके अंदर, है ना, ब्राइट है एकदम। एक्टिविटी, जैसे वाइब्रेंट कलर का मतलब क्या होता है, जो कलर बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ना, जो डल नहीं होते। जैसे कि आपका येलो है, तो येलो के भी कुछ ऐसे शेड्स होते हैं ना, जो बड़े सोफिस्टिकेटेड भी लगते हैं और बहुत वाइब्रेंट भी लुक देते हैं। मीन्स वो अलग एक अच्छी, ब्रेन को पॉजिटिविटी वाली एनर्जी मिलती है हमको। सो वो चीज कैसी है, लाइवली है, एनर्जेटिक है, कलरफुल है, ब्राइट है, स्पिरिटेड, मतलब एनर्जी से भरी हुई है। तो वाइब्रेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा, आपका एडजेक्टिव। ठीक है, किसी पर्सन को हम जैसे बोल रहे हैं उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वाइब्रेंट है, मतलब बहुत एनर्जी से भरी हुई है। गुड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इंटेंसिफाई करना।
इंटेंसिफाई का देखो, एग्जैजरेट से कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जैजरेट का मतलब होता है जितनी वो चीज थी उससे ज्यादा उसको कर रहे हैं। इंटेंसिफाई का मतलब होता है कोई चीज रियल में स्ट्रांग हो चुकी है, कोई चीज रियल में सीवियर हो चुकी है, कोई चीज रियल में एक्सट्रीम हो चुकी है, मतलब वो रियल में बढ़ चुकी है, वो चीज इन रियल की बात हो रही है, तो वो इंटेंसिफाइड है। इंक्रीज हो चुकी है, एक्चुअली में उसमें उतना दम हो चुका है, मतलब वो चीज उतनी बढ़ चुकी है। जैसे कि प्रोटेस्ट इंटेंसिफाइड आफ्टर द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के बाद में प्रोटेस्ट और बढ़ गई, रियल में बढ़ी है। एग्जैजरेट करना मतलब हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं, हुआ नहीं था, बस हम उसको बढ़ा के अपने ही बातों में बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना? सो इंक्रीज तो दोनों चीजें आप कर रहे हैं, उसको और स्ट्रांग है, बट एक रियल में है और एक हम खुद से बस क्रिएट कर रहे हैं। एस्केलेट हो गई है वो चीज, वाकई में एम्पलीफाई हो गई है, डीपन हो गई और गहरी हो गई है, बढ़ गई है वो चीज। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब, यहाँ पे तो वर्ब की तरह है, यूज हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे अकाउंटेबल। तो मैंने कहा कि देखो अब हमें अकाउंटेबल वर्ड को समझना ही है, तो हम क्यों ना इसके साथ में इसके प्रेपोजिशंस भी सीख ले। तो ध्यान से देखना है। पहली बात है, अकाउंटेबल का मतलब है आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप आंसरेबल हो। रिस्पॉन्सिबल प्लस आंसरेबल इज इक्वल टू अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, डिसीजन और रिजल्ट एंड आंसरेबल टू देम। मतलब कोई काम हुआ उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो और अब आप उस चीज को जवाबदेही भी हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को करवाने की, और अब आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो प्लस उसके लिए आंसरेबल हो। क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसा, है ना? सो अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल हो आप उन चीजों के लिए, तो अकाउंट हो भाई आपका, आप उसके लिए जवाबदेही हो। अब जब हम किसी व्यक्ति के लिए बात करें, जैसे कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू मीन्स मैं तुम्हें जवाब देने के लिए वो नहीं हूँ, बांधे नहीं हूँ, मैं तुम्हें जवाब दूं ऐसी कोई मुझे जरूरत नहीं लगती है। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू मीन्स तुम मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मैं तुम्हें इन चीज के आंसर दूं ऐसा कोई वो कंपल्शन नहीं है मेरे लिए। सो अकाउंटेबल टू, जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे ये पब्लिक सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू सिटीजन्स, तो सिटीजन्स मतलब हूँ, किसको अकाउंटेबल हैं वो लोग। तो अगर हम यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? अकाउंटेबल टू, आंसरेबल टू, दोनों का सेम ही होता है। सो अकाउंटेबल टू, टू हम किसके लिए लगाते हैं? पर्सन को। जब आप कह रहे हैं कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू मीन्स मैं तुमको जवाब दे नहीं हूँ। यू विल नॉट आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तुम मुझसे इस तरीके के सवाल नहीं पूछोगे, मैं तुम्हें जवाब देने के वो नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा ही दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुमको आंसर करना। तो आंसरेबल टू समवन, आंसरेबल फॉर योर एक्शंस, अपनी एक्शंस के लिए। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर माई थिंग्स, मैं अपनी चीजों के लिए तुमको आंसरेबल नहीं हूँ, व्हाई आर यू आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस। आंसरेबल फॉर समथिंग, आंसरेबल फॉर समथिंग, तो ये समथिंग हो गया, अपनी एक्शंस के लिए हो गया, अपनी चीजों के लिए हो गया। एंड आंसरेबल टू समवन, किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। जैसे पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन्स के लिए, भाई उनको सिटीजन्स को वो जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक सर्वेंट्स को भाई आपका काम है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है, आपको उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। आप पुलिस की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो आप अकाउंटेबल हो सिटीजन्स के लिए, सो यू हैव टू आंसर सिटीजन्स। तो हमने यहाँ पे लगाया टू सिटीजन्स। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू एनी मोर, हाँ हमने जॉब छोड़ दी। अब नाउ यू आर सेइंग, नाउ मान लो आपका जो बॉस है वगैरह, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, एंड यू आई डोंट डू दिस, एंड नाउ यू आर सेइंग ब्रो आई एम नॉट, यू विल नॉट से ब्रो, यू विल से आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू सर एनी मोर, मतलब मैं अब आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैंने वही कंपनी छोड़ दी है, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय राइट नाउ, सो आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू एनी मोर। मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं? मान लो आपका फ्रेंड थे, फ्रेंड फ्रेंड में वो लड़ाई हो गई ना, वो कह रहा है भाई ऐसा ऐसे हुआ, तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना जवाब दूं इस चीज के लिए। समझ में आया? तो हम टू लगाते हैं जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, और फॉर लगाते हैं एक्शंस के लिए। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, भाई अपने एक्शंस के लिए ना तुम खुद जवाबदेही हो। हम्म तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, यू जैसे मैं बोल सकती हूँ अगर मैं इसको एम्फेसाइज करना, भाई तुम खुद अपनी ही प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हो। यू योर सेल्फ आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। हु इज अकाउंटेबल फॉर द प्रॉब्लम, हाँ इस प्रॉब्लम के लिए कौन जिम्मेदार है। सो आपको ये टू एंड फॉर को याद रखना है। टू मतलब पर्सन की बात हो रही है, आप किसी पर्सन को अकाउंटेबल हैं, और फॉर आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं। ठीक है,
इज इट डन? अकाउंटेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओके जी, चलिए अब हम अपना आर्टिकल रीड करते हैं। सो हमारा आर्टिकल रहने वाला है इंफॉर्मेटिव, सो लेट्स रीड इट। तो एक्चुअली कल हमने देखा था काफी बज़ क्रिएट हो गया किसके ऊपर में, वो मोदी जी का जो नॉर्वे वाला विजिट था। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स सी व्हाट इज इट देन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट, कहाँ पे? नॉर्वे वाला जो था। लेट्स सी। Recently, a controversy arose during Prime Minister Narendra Modi's visit to Norway. तो अभी recently एक controversy हो गई है ना, जब Prime Minister नरेंद्र मोदी का जो visit था नॉर्वे में। Okay. A short video clip went viral on social media and many people started debating whether PM Modi avoided a press conference or whether the situation was being misrepresented online. तो अब एक शॉर्ट वीडियो थी वो ऑन सोशल मीडिया पे क्या हो गई? वेंट वायरल। वेंट क्या है आपका? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, ऑन सोशल मीडिया। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेन एवर वी यूज सोशल मीडिया और एनी प्लेटफॉर्म, लाइक जैसे कि आपका इंस्टा है, यूट्यूब है, और कौन कौन से होते हैं, फेसबुक है, इन सब के लिए हम ऑन ही लगाते हैं। जैसे मैंने पूछा कि आर यू ऑन फेसबुक, तो इसके साथ में जो भी आपके सोशल मीडिया होते हैं, तो अब अगर हम उसका नाम बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है? जैसे फेसबुक है तो सोशल मीडिया ही है ना, टाइप ऑफ सोशल मीडिया ये। आपका इंस्टा है, यूट्यूब है, तो आप क्या बोलेंगे? फिक्स प्रपोजिशन आप लगाएंगे ऑन यूट्यूब। आई विल मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप, ऑन। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इन मेनी पीपल, और बहुत सारे जो लोग थे वो फिर डिबेट करने लगे कि क्या पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अवॉइड कर रहे हैं या इस सिचुएशन को मिस रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब जैसा एक्चुअली में नहीं था उसको दूसरे एंगल से शो किया जा रहा है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंप्लीट इशू इन अ बैलेंस्ड एंड फैक्चुअल मैनर। तो चलिए अब हम लोग इसको एकदम अच्छे से समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो पीएम मोदी विजिटेड नॉर्वे एज पार्ट ऑफ हिज यूरोप टूर। तो जो उनका यूरोप का टूर है, आई थिंक उसमें 5 कंट्रीज में उनको विजिट करना था, और उनकी जो लास्ट कंट्री है वो इटली है ना। सो ड्यूरिंग द विजिट, अब इस विजिट के दौरान उन्होंने अटेंड की थी बहुत सारी सोशल ऑफिशियल मीटिंग्स, है ना, नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में, एंड पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नॉर्डिक समिट। ये तो क्लियर है। विजिट इटसेल्फ वाज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज मार्क्ड हिज फर्स्ट विजिट टू नॉर्वे as prime minister and was also the first time an Indian prime minister had visited the country in 43 years. तो ये एक्चुअली नॉर्वे में जो इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर हैं वो आफ्टर 43 ईयर वहां पे गए हैं, मतलब 43 ईयर्स के बाद में कोई जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पे गए हैं। सो इट वाज इंदिरा गांधी, हाँ, लास्ट जो गए थे वहां पे प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, शी वाज लाइक इंदिरा गांधी वेंट देयर, and since then nobody has gone. So now this obviously ये मीटिंग क्या हो गई फिर अपने आप में? सिग्निफिकेंट हो गई है, इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये फर्स्ट विजिट है नॉर्वे में एज प्राइम मिनिस्टर। एज का मतलब इन द रोल ऑफ, भाई प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे हो आप, है ना, और ये फर्स्ट टाइम है कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट किए हैं कंट्री में 43 ईयर्स में। तो ऑब्वियसली ये चीज क्या हो गई है? एक इंपॉर्टेंट हो गई है, सिग्निफिकेंट हो गई है। ओके, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द टूर, मीटिंग के दौर मतलब उनके जो टूर के दौरान में एक ऑफिशियल मीडिया इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो एक ऑफिशियल मीडिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। नॉर्वेज गवर्नमेंट वेबसाइट, एक सेकेंड, ये दिख रहा है ना? हाँ, तो जो नॉर्वेज गवर्नमेंट वेबसाइट, द इवेंट वाज डिस्क्राइब्ड एज प्रेस स्टेटमेंट बाय द लीडर्स। This is important detail because in diplomacy there is a difference between a press statement and press conference. तो चलिए आज हम भी अपने आप को अवेयर कर लेते हैं कि क्या बोला गया है, फैक्ट क्या है उस चीज के पीछे। तो प्रेस स्टेटमेंट होता है और एक होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है? नॉर्वेज गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट, जो नॉर्वे की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस इवेंट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था? ये एक प्रेस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो प्रेस स्टेटमेंट बाय द लीडर्स, तो इस इवेंट को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया था? इट वाज अ प्रेस स्टेटमेंट। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट डिटेल है ना, इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको नोटिस करना, क्योंकि डिप्लोमेसी में भाई डिफरेंस होता है आपका प्रेस स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में। ओके,
इन प्रेस स्टेटमेंट, अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि प्रेस स्टेटमेंट क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है। इन अ प्रेस स्टेटमेंट, अगर हम प्रेस स्टेटमेंट की बात करें, लीडर्स यूजुअली डिलीवर स्पीचेस और ऑफिशियल रिमार्क्स टू द मीडिया, बट जर्नलिस्ट आर नॉट नेसेसरीली अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। ओके, सो प्रेस स्टेटमेंट में क्या होता है, लीडर्स यूजुअली, जो अक्सर जनरली क्या ऐसा होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो अपनी स्पीचेस या जो भी उनको ऑफिशियली बोलना होता है वो उस चीज को वहां पे डिलीवर कर देते हैं टू द मीडिया, मीडिया को, हाँ ये ठीक है। बट जर्नलिस्ट आर नॉट नेसेसरली अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, लेकिन मान लो कि वहां पे ऐसा नहीं होता कि मीडिया अवेलेबल है तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। कहाँ पे, प्रेस स्टेटमेंट में। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, रिपोर्टर्स आर इनवाइटेड टू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू द लीडर्स। ओके, अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया। प्रेस स्टेटमेंट का मतलब ही होता है, अब हम याद रखेंगे ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो कभी भी, स्टेटमेंट मतलब जो लीडर्स हैं वो आएंगे, अपनी जो बात है उसको बोल के चले जाएंगे, वहां पे कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिपोर्टर्स को बुलाया ही जाता है, भाई आप डायरेक्टली लीडर्स से सवाल जवाब कर सकते हैं। और नॉर्वे की जो गवर्नमेंट वेबसाइट थी, उन्होंने इस इवेंट को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया था, प्रेस स्टेटमेंट के रूप में, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। ओके, डन। According to the official schedule, the Norway event appeared to be a statement segment rather than a full open press conference. However, journalists were present at the venue. अब हम समझ चुके हैं, अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर हम ऑफिशियल शेड्यूल के मतलब वही उनकी वेबसाइट वगैरह पे जहाँ पे वो सब कुछ मेंशन था, पूरा शेड्यूल भी होता है ना, पूरा क्या क्या कैसे इवेंट्स होने वाले, को छोटी बात थोड़ी होती है। सो जो नॉर्वे का जो ये इवेंट था, ये किस प्रकार का था, ये एक आपका प्रेस स्टेटमेंट सेगमेंट था, ना कि रादर देन किस चीज की बजाय, इस चीज की बजाय फुल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं थी। हाँ, जर्नलिस्ट वहां पे प्रेजेंट थे, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है जर्नलिस्ट आर नॉट नेसेसरली अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। भाई प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल में मतलब हर चीज का एक तरीका होता है ना। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने कहा पहले मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, राइट। अब हम ओपन सेशन कर रहे हैं कि आज हम सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, सो ये प्रोटोकॉल हमें मेंटेन करना पड़ता है, क्लासेस में भी करना पड़ता है, क्लासेस को अच्छे से रन करने के लिए, तो वो चीज है ये। आफ्टर द लीडर्स फिनिश्ड स्पीकिंग एंड वर लीविंग द स्टेज, नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट नेम्ड हेली लिंग लाउडली आस्क पीएम मोदी अ क्वेश्चन। ओके, तो जब लीडर्स ने अपनी बात को खत्म कर दिया और वो स्टेज को छोड़ रहे थे, मतलब स्टेज से जा रहे थे, तो जो ये नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हैं हेली लिंग, ये कल से कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ चुकी हैं, तो उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल पूछा, अ क्वेश्चन। She reportedly asked why he does not take questions from the freest press in the world. So उन्होंने क्या पूछा कि why does he not take, तो उन्होंने क्या पूछा, why he does not take questions from the freest, मतलब कि आप फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड से आप क्वेश्चंस क्यों नहीं, मतलब बातचीत कर लेते हैं ना, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ये वाला बात हो गई यहाँ पे। अब फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड, आप काइंड ऑफ ये जो द वे शी represented her question and formed her question was little bit provocative. We all can see it ना, कि what does it mean, freest press means you are actually provocating कि Norway is a free country, like complete democracy, no fresh there is complete fresh press freedom in, but in India is not. So ये थोड़ा यहाँ पे already एक हमारा provocative लग तो रहा था। The question was related to the ongoing international debate about press freedom, PM Modi's style of media interaction. तो ये एक provocative question तो था। जो क्वेश्चन था वो देखो ऑब्वियसली, अगर हम सोचेंगे समझेंगे तो समझ जाएगा कि ये क्या देख रहा है, why does he not take question। उन्होंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, आपका क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, आप जस्ट एक उनको प्रोवोक कर रहे थे। तो जो डिबेट हम इंडियन प्रेस फ्रीडम के रिगार्डिंग में, पीएम मोदी का स्टाइल जो है मीडिया इंटरेक्शन के रिगार्डिंग में, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन उस चीज ही को रिलेट कर रहा था। द मूवमेंट वॉज कैप्चर्ड ऑन कैमरा एंड द क्लिप क्विकली स्प्रेड अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अक्रॉस मीन्स ऑल ओवर, अक्रॉस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर। तो जो मूवमेंट था भाई उसको कैप्चर किया गया कैमरे में, और जो क्लिप थी वो पूरे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो गई, वायरल हो गई। सम पीपल स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग द इंसिडेंट इन डिफरेंट वे। इंटरप्रेट करना मतलब अपने अकॉर्डिंग उस चीज को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना मीन्स अंडरस्टैंड करना, है ना, डिकोड करना उस चीज को।
Critics of the government claimed that the incident highlighted concerns about press freedom and argued that PM Modi rarely participates in unscripted press conference. वही डिबेट शुरू हो गई। जो क्रिटिक्स थे गवर्नमेंट के, मतलब जो गवर्नमेंट के ओपोजिशन में है, वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि जो ये इंसिडेंट है ये किस चीज को हाईलाइट करता है, किस चीज को उजागर करता है, जो प्रेस फ्रीडम के रिलेटेड में कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, और किस चीज के आर्ग्यू कर रहे थे क्रिटिक्स कि जो पीएम मोदी रेयरली, मुश्किल से ही कभी वो आपके अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिबेट पूरा शुरू हो गया। They believed that the journalist was trying to hold a leader accountable by asking direct questions publicly. तो मतलब जो क्रिटिक्स है उनको ये था कि जर्नलिस्ट जो है वो कोशिश कर रही थी कि वो डायरेक्टली लीडर से वही पूछे उनके क्वेश्चंस, मतलब उनको अकाउंटेबल, मतलब उनको भाई आंसरेबल हुआ पब्लिक के। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए काम होता है ना। अदर हैंड पे जो सपोर्टर्स थे वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जब कंट्रोवर्सी क्या है, ये एग्जैजरेटेड है, जितना कुछ हुआ नहीं है उससे ज्यादा उसको इंक्रीज करके दिखाया जा रहा है। वो पॉइंट आउट, मतलब हाईलाइट कर रहे थे। द इवेंट वाज नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड एज अ क्वेश्चन एंड आंसर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया। According to them, even the Norwegian Prime Minister was not taking question at the moment. So therefore, they believed that presenting the situation as PM Modi avoiding a press conference was misleading. तो अब जो उनके सपोर्टर हैं उनका यही कहना था कि ये आपका प्रेस स्टेटमेंट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, मतलब। तो वहां पे even the Norwegian Prime Minister didn't answer their question, so it was just a misrepresentation of the whole scenario. Controversy became larger because discussions about media freedom and journalism have already been politically sensitive topics in India. So ये जो controversy है इसने काफी, मतलब ये intensify हो गई, बढ़ गई, क्योंकि already media freedom and journalism को लेके हमारे यहाँ पे बातें हो ही रही है। Some international organizations have ranked India lower in recent press freedom index. तो अगर recent press freedom index के according I think 153 something पे हम लोग को रैंक किया गया है, तो ये उस चीज को और हाईलाइट करती हुई दिखाई दे रही थी। Critics often use these reports to question the condition of independent journalism in the country. However, the Indian government has repeatedly rejected such rankings and called them biased or unfair. मतलब जो critics हैं वो इस तरीके की रिपोर्ट्स को लेके आते हैं ना, कि जो अभी जैसे रिपोर्ट आई तो उसमें इंडिया की जो है रैंकिंग कम है, तो वो इस पे क्या करते हैं कि क्या कंडीशन है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की इस देश में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट रिपीटेडली बार बार वो इसी चीज को रिजेक्ट करते हैं कि इस प्रकार की रैंकिंग क्या है, ये बायस्ड है और अनफेयर है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन होते हैं, डेलीगेट होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो आपको इन सबका मीनिंग पता होना चाहिए। आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया रिमेन्स अ वाइब्रेंट, भाई डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग फ्रीली। तो ये सब चीजें फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं, देन हाउ कैन यू से कि लाइक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज इन वेरी बैड कंडीशन? सो इट्स ऑल टाइप ऑफ डिबेट, यू नो। एज द डिबेट इंटेंसिफाई, अब जब ये डिबेट आपकी इंटेंसिफाई हो गई, मतलब रियल में उतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, एग्जैजरेशन हो रहा था, फिर अब जब वो रियल में इतनी ज्यादा बढ़ गई, मतलब अब एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज वायरल होने लगी। सो जो इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने फिर कंट्री को डिफेंड किया, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में उन्होंने बात की और क्रिटिसाइज किया what it described as selective or politically motivated narrative coming from foreign commentators and organization. If you have seen the whole clip of uh, Ministry of External Affair, he was actually addressing the thing and then she went off. That was really bad. Like, you can't disrespect a person. If you have asked the question, you must have patience. So I feel that was bad thing. Asking question can never be a wrong thing, but if we don't have patience, right? Suppose you ask me a question and I'll answer in my own way, but you have certain points in your mind and now you are thinking, ma'am will ask my question in this way, I just want to listen this thing. This is just not possible. As a human being, these things will develop when we grow. So I think international platform पे journalism तो already इतना patience के साथ में वो रहते ही हैं, so that was kind of disrespect. I personally feel that it is important to understand that PM Modi did not respond directly to the journalist during the event. तो हाँ, वो तो था ही कि उन्होंने वहां पे डायरेक्टली उस इवेंट पे किसी से भी कोई बात उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि वो प्रेस स्टेटमेंट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। हम भी अपने आप को बात याद रखेंगे ना कि क्या डिफरेंस होता है।
Leaders simply continued leaving the stage and discussion later shifted to television debates and social media arguments. अगर हम इसका conclusion निकालें तो जो नॉर्वे की जो controversy है was mainly the result of different interpretations ऑफ द सेम इवेंट। तो यही हुआ ना कि अगर हम इस कंट्रोवर्सी का अगर हम एक हार्ट निकालें, जिस्ट निकालें, अगर हम उसको समराइज करें तो क्या निकल के आएगा कि एक्चुअली में ये रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सेम इवेंट। एक ही चीज को देखने के हमारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं हम उसी चीज को, तो वही था ये। One side viewed it as an important movement about press freedom and accountability, while the other side believed it was an unnecessary controversy created around a non-question answer event. तो one side को कैसे लगा ये एक important movement था press freedom और accountability को लेके, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाने को लेके, और दूसरी साइड को ऐसे लगा कि एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है क्योंकि वो तो नॉन क्वेश्चन आंसर सेशन था। Therefore, to understand the issue properly, it is necessary to separate facts from political narratives and examine the nature of the event carefully before forming an opinion. This is very, very important, right? आफ्टर ऑल हम लोग भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सो अगर हमें अपने आप में चीजें पता हो, अगर देखो सपोज कि मुझे पता है कि प्रेस स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंस होता है ना। सो अब मैं जस्ट जाके वहां की उस जो मुझे वो नॉर्वे का जो इवेंट था, अगर मैं बस वहां जाके देख लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। रियल में वो कॉन्फ्रेंस ही की सेगमेंट था, इतने से ही मेरी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अब मुझे किसी से कोई और बात जानने की जरूरत ही नहीं है। सो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें पॉलिटिकल नैरेटिव्स को पहले भाई एग्जामिन करना है कि जो देखो हमको कैसे पता कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सब तो अपना ही एक प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हमें एक अवेयर सिटीजन की तरह एक्ट करना है। यस, सो आज की हमारी क्लास में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, इवेंट में क्या हुआ, क्या चीजें थी, मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, मतलब इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम की वजह से चीजें हमको दिखी। तो दैट्स इट। चलिए अब हम मिलेंगे कल, मतलब इसके बाद भी हमारी क्लास होगी ना। और हाँ, चैनल का नाम है बीपीआई रुद्राक्षी, तो आपके टेलीग्राम का नाम भी मैंने वहीं पे चेंज कर वही कर दिया है, उसको अपडेट कर दिया है। सो नाउ आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, सेल्फ रीड करनी है। और देखो सेल्फ रीड करना बहुत बहुत जरूरी है, जैसे मैंने समझाया आपको समझ आ गया। बट अगर आप सेल्फ रीड करेंगे और जब आप खुद को समझाएंगे फिर खुद को आप, और प्लीज यार प्लीज आप लोग सुन रहे हैं तो मेरी बात को हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, एक नोटबुक लेके आओ अपनी, और उसमें बस क्या करो, ये नोटबुक है तो इसमें बस क्या करो, जो आज आपने पढ़ा है ना उसको समराइज करने की कोशिश करो, उसको अपने शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करो कि एक्चुअली में हमने आज की क्लास से क्या सीखा, और कम शब्दों में, मतलब उसको छोटे कम शब्दों में हमें रखना है और मेन पॉइंट रहना चाहिए। अब आप समझेंगे, जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपका ब्रेन फंक्शन करना शुरू करेगा, फिर आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगी आप देखेंगे। अब शुरुआत में तो आपको ब्लैंक फील होगा, तो वो ब्लैंक फील होना भी बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। तो प्लीज 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 हर एक आर्टिकल जब कंप्लीट हो जाए तो आप उसको अपने शब्दों में जरूर आप लिखिए कि हमने इससे क्या सीखा, क्या था पूरा आर्टिकल, किस चीज के रिलेटेड था, मेन आइडिया क्या था। बात समझ में आ रही है, ये आपको करना है। ओके, चलिए अब मिलते हैं कल। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।